मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अभिनव शिक्षण संस्थान में। मैं हूं आपकी मेंटर हीना और आज हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। इसका पहला लेसन हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है ये डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने हरलोक के द्वारा बताए हुए बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर को पढ़ा था। फिर हमने बात की थी बाल मनोविज्ञान की कुछ विधियों के बारे में, ठीक है। जैसे मनोवैज्ञानिक विधि हमने पढ़ी थी, चिकित्सक विधि हमने पढ़ी थी। इस तरह से हमने कुछ विधियों के बारे में डिस्कशन की थी। और लास्ट में हमने बात की थी हमारी पाइलस-टोलेज की विधियों के बारे में, जिनमें उन्होंने अलग अलग तरह के लिमिटेशंस के बारे में बताया था हमें, ठीक है, कि बच्चों से प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, प्रश्न पूछते वक्त आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी बातें हमने लास्ट हमारी क्लास में जो है डिस्कस की थी। अगले हम बात करेंगे अपने नए अगले टॉपिक का, जो है खेलों का वर्णन। खेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सक्रिय खेल होते हैं और दूसरे होते हैं मनोरंजन और असक्रिय, ठीक है। एक तो जो जिसमें एक्टिवली बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करता है, दूसरा क्या है आप अपने मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शामिल नहीं होती, लेकिन फिर भी आप अपने फ़न के लिए उसे खेल रहे हैं, ठीक है। तो सक्रिय खेल वह खेल है जिसमें बालक को स्वयं अपनी क्रियाओं अनुरूप आनंद आता है। मतलब जो भी गतिविधियाँ वो कर रहा है, जो भी एक्शन वो कर रहा है, उनसे क्या मिलता है, उसको अच्छा लगता है, उसे एन्जॉयमेंट मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय खेल कहते हैं। बालक खेलों के माध्यम से आनंद प्राप्त करते हैं, मतलब उन्हें खेलने में तो सबको ही मज़ा आता है, ये बात तो आपको पता ही है। अतः अधिकांशतः सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं, इसलिए बच्चे जो है वो हमेशा एक्टिवली जो चीज़ें हैं उनको करने में आप देखेंगे उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। किंतु इस खेलों के कुछ तथ्य और प्रभावित करते हैं, मतलब ये जो खेल हैं वो उन पर क्या डालते हैं, कुछ प्रभाव भी डालते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे लड़कों की तुलना में लड़कियां सक्रिय खेल कम खेलती हैं, मतलब जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे गेम आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसमें जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स में, ठीक है। जो फिजिकल गेम्स होते हैं, जैसे आपने देखा है बॉयज़ जो हैं क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्ट होता है उनका, फुटबॉल बहुत खेलते हैं वो, ठीक है। मतलब ऐसे खेल खेलते हैं जिसमें उनका जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। लड़कियों को इस तरह के खेल थोड़े कम पसंद आते हैं, या फिर वो थोड़ा कम खेलती है। लेकिन आजकल तो लड़कियां भी लड़कों की जैसी हैं, वो भी एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन फिर ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो इस हिसाब से हमने ये तुलना की है, कंपैरिजन की है। सक्रिय खेलों का बालक के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। जो फिजिकल गेम्स बच्चे करते हैं वो उसके शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर एक सीधा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य बालक अधिक सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं तथा इस प्रकार दुर्लभ एवं बीमार बच्चों की तुलना में, मतलब जो बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है, उसकी हेल्थ अगर अच्छी है तो क्या है वो क्या कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ की जो गेम्स हैं उसको बहुत ज़्यादा करने में उसको अच्छा लगता है, वो इस तरह के गेम्स खेलने पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू ऐसे बच्चे जो अनहेल्दी हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, या फिर किसी कारणवश अच्छी नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के गेम्स नहीं खेल पाते। तो ये क्या करता है, उस पर दोनों ही बातों में डिफरेंस है कि जो बच्चा हेल्दी है वो ऑफ कोर्स ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा इन कंपैरिजन टू ऐसे बच्चे जो बीमार रहते हैं या जिनका स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं रहता, ठीक है। तो बालक अधिक सक्रिय खेलों का से संतुष्टि प्राप्त करते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ से वो अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। बालक का वातावरण भी सक्रिय खेल के प्रकार को प्रभावित करता है, मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो भी क्या करता है, बच्चों को इस चीज़ पे इफ़ेक्ट डालता है कि बच्चे किस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो करते हैं, ठीक है, किस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत हमारा जो एनवायरनमेंट है ये इस पर क्या करता है, इफ़ेक्ट डालता है। तो बालक का जो वातावरण है वो सक्रिय खेलों पर प्रभाव डालता है, उसका एनवायरनमेंट क्या करता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को क्या करता है, प्रभावित करता है। सक्रिय खेलों में बालक की बुद्धिमत्ता का प्रभावित होती है, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात हम कर रहे हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं तो क्या करती हैं ये हमारे इन इन पर हमारे जो एनवायरनमेंट है उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसका प्रभाव हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे पड़ता है। इसके साथ साथ ही जो बच्चे एक्टिवली खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इससे क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। अधिकांशतः यह खेल उपकरणों के बिना नहीं खेले जाते, अतः जिन बच्चों के पास खेल के संसाधन या उपकरण कम होते हैं वे सक्रिय खेल कम खोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। मतलब आपको क्या करनी है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले आउटडोर गेम्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो हम बाहर मैदानों में खेलते हैं। जैसे क्रिकेट है तो इसके लिए आपको देखिए बैट बॉल की आवश्यकता होगी, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है, जिसके बिना ये खेला नहीं जा सकता। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको फुटबॉल की आवश्यकता होगी, उसके बिना हम ये गेम नहीं खेल सकते। तो कह रहे हैं कि जो भी आउटडोर गेम्स हैं उसके लिए क्या है, आपको इनकी आवश्यकता होती है, इन उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन खेलों के लिए आपको कुछ सामान चाहिए होता है, जिसके द्वारा जो ये खेल है वो खेले नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के लिए आपको क्या चाहिए, फुटबॉल चाहिए, ठीक है, वॉलीबॉल है, ये आउटडोर गेम्स हैं सभी, जिसमें हमें क्या है, चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिसके बिना हम ये नहीं खेल सकते, ठीक है। जैसे हॉकी हो गया, ये गेम है जो क्या है, हमें क्या है, इनके लिए क्या चाहिए, ये टॉयज़, ये गेम्स खेलने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। फुटबॉल के लिए आपको फुटबॉल चाहिए, वॉलीबॉल के लिए भी आपको बॉल चाहिए, हॉकी के लिए भी आपको हॉकी स्टिक और बॉल की आवश्यकता है, बैट बॉल के लिए भी थी। तो इस तरह की ये गेम्स जो होते हैं आउटडोर गेम्स हम ये कहते हैं। तो कह रहे हैं इनको हम तभी खेल सकते हैं जब आपके पास ये जो सामग्री है वो उपलब्ध है, अदरवाइज़ हम इसे नहीं खेल सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, खेल जो होते हैं उसमें कुछ नियम होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स इनमें होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के खेलों के अलग अलग जो खेल होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। ये आपको भी पता है कि क्रिकेट खेलने के भी रूल्स होते हैं, फुटबॉल के भी, कि गोल कैसे होता है, ठीक है, विकेट कैसे गिरती है, ये सारी क्या है, इनके रूल्स होते हैं कि 11 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट खेलते हैं जब हम, उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो क्या है, ये इसके कुछ नियम होते हैं। तो कह रहे हैं कि विभिन्न जितने भी सक्रिय खेल हमारे होते हैं, ठीक है, जो एक्टिव हमारे गेम्स हैं, ठीक है, सक्रिय खेल हैं जो, उसमें क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। सक्रिय खेलों में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं इनमें, ठीक है। जैसे सबसे पहले है कल्पनात्मक खेल। जर्सील्ड के अनुसार 1 वर्ष का बालक अभिनय करना सीख जाता है। जिस वातावरण में वह रहता है उसका बालक के खेलों पर प्रभाव पड़ता है तथा उससे बालक अपने खेलों में प्रतिबिंबित करता है। कल्पनात्मक खेलों से परिवार के खेलों में उतरना, माता पिता व बच्चों के संबंध में कल्पित गुड़िया से घर स्थापित करना आदि सब दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि बच्चा इमेजिनेशन, कल्पना करके क्या करता है, अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप ये कहें कि वो खेल रहा है, ठीक है, मतलब इमेजिनेशन जो है इसमें वो इमेजिनेट करता है चीज़ों को, ठीक है, और उसके माध्यम से क्या कर रहा है, अपना मनोरंजन कर रहा है, अपने खेल को खेल रहा है, ठीक है। तो जो जर्सील्ड है वो कहते हैं कि जो 1 वर्ष का बालक है वो क्या देखता है, अपने आसपास के पर्यावरण को देखता है, अपने आसपास के वातावरण को देखता है, जिसमें क्या है, उसका परिवार उसके आसपास है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 वर्ष के बच्चे के पास तो यही होगा, उसका फैमिली उसके आसपास होगी, तो उसकी फैमिली में जो भी जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं उसका प्रभाव क्या पड़ता है, परिवार का प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, और वो उसी प्रकार के क्या है, खेल आपको खेलता हुआ नजर आएगा। जिसमें हमने देखा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, गुड़िया से खेलते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं गुड़िया का, ठीक है। तो ये जो है काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक खेल आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चे कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, किसी इमेज को अपने माइंड में लेकर खेलते हैं हम चीज़ों को। तो ये क्या है, एक तरह की कल्पनात्मक खेल का उदाहरण है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे संग्रहात्मक खेल के बारे में। संग्रहात्मक खेल, जैसे जैसे बालक वातावरण से अधिक प्रभावित होता है वैसे ही उसके आसपास के सुंदर व आकर्षण वस्तुएं आकर्षित करने लगती है। मतलब जो भी बच्चा खेल रहा है, जो भी उसके आसपास का वातावरण, जो उसके आसपास का पर्यावरण है, कह रहे हैं वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है, ये वातावरण, ये पर्यावरण क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा, उसे अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। और वह उन्हें संग्रह कर लेना चाहता है, और वो क्या करेगा, उसको एकत्रित करने का प्रयास करेगा कि ये जो वातावरण है उसके पास हमेशा बना रहे। यह खेल सीपी
पत्थर के चिकने टुकड़े, सिगरेट, चौक आदि बालक एकत्रित करने लग जाते हैं। मतलब जो भी चीज़ उसे पसंद आती है वो उसकी क्या करने लग जाता है, कलेक्शन करने लग जाता है। मान लीजिए वो किसी बीच पे गया है, ठीक है, या किसी नदी के किनारे गया है, या किसी तालाब के किनारे उसे कोई स्टोन, कोई पत्थर मिला जो उसे बहुत सुंदर लग रहा है, तो वो क्या करेगा, उसे उठा के अपने पास रख लेगा। स्कूल में बच्चे जाते हैं, बच्चे टीचर्स को चौक से लिखते हुए बोर्ड पर देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस चौक को भी क्या ले आते हैं, घर ले आते हैं, ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को ले आएंगे और उससे क्या करेंगे, टीचर टीचर खेलते हैं। ये बात आपने देखा है बच्चों में, ठीक है। तो ये क्या है कि जो भी चीज़ उन्हें क्या करती है, आकर्षित करती है, प्रभावी करती है, मतलब जो भी चीज़ें उन्हें क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो उसकी तरह ही बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, संग्रहात्मक, मतलब चीज़ों को कलेक्ट करना और उसको कलेक्ट करने के बाद उन्हीं की तरह एक्ट करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो पर्यावरण है वो उस पर क्या डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। जैसे आप अगर मूवीज़ दिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, कुछ वीडियोस दिखाते हैं, आजकल पोएम की वीडियोस आती हैं, तो बच्चे क्या है उसी की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को क्या करना है, कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को एकत्रित करने लग जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संग्रहात्मक खेल कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका शारीरिक खेल। जिन खेलों में सामाजिक गुणों से अधिक शारीरिक क्रियाओं का महत्व होता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है, ठीक है। ये खेल वृद्धि, विकास और मांसपेशियों के लिए क्रियात्मक विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करते हैं, ठीक है, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ आपने की हैं, उससे क्या है, आपके शरीर के साथ साथ आपका मानसिक विकास भी होता है, ठीक है, आपका सामाजिक विकास भी होता है। तो ये शारीरिक जो खेल होते हैं ये क्या करते हैं, सामाजिक गुणों से, मतलब सोशल वैल्यूज़ से ज़्यादा ये हमें क्या देते हैं, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, सोशल वैल्यूज़ पर कम और फिजिकल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए जो शारीरिक खेल होते हैं, इससे क्या होता है, इन खेलों से क्या होता है, हमारा विकास होता है, ठीक है, हमारी डेवलपमेंट होती है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ये क्या है, उसकी मसल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, उसकी मांसपेशियों का विकास करता है, उसे एक्टिव बनाता है, उसे क्रियात्मक बनाता है। तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बच्चे को एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना सिखाती है। खेल से क्या है, मांसपेशियों का विकास होता है और बच्चे क्या है, एक्टिवली जो क्रियात्मक विकास के लिए ये है बहुत उपयोगी होता है। शारीरिक खेल जो है उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र खेल। ये खेल वे खेल हैं जिसमें बालक कुछ नया सृजन करने का प्रयास करते हैं, मतलब कुछ नया बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं, ठीक है, और उन पर समय की, नियमों की बंदिश नहीं होती। ये खेल उन बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो कुछ नया प्रयत्न करते हैं, जैसे गुड़िया गुड्डा या फिर गुल्ली डंडा आदि। ये सब जो गेम है ये इसमें आते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र खेल मतलब जिसमें क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बनाने का प्रयास कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, सृजन बोलते हैं, उसे सृजनात्मक खेल कहते हैं। स्वतंत्र खेल जिसमें उस पर किसी चीज़ की क्या नहीं है, पाबंदी नहीं है, वो कुछ भी बना सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की आपने देखा मैच बॉक्स जो होते हैं, माचिस के डिब्बे जो होते हैं, बच्चे उससे क्या बना लेते हैं, हाउस बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो वो बना सकते हैं। इस पर वो स्वतंत्र है, उन्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तो इस प्रकार क्या है, बालक जो है अत्यंत उपयोगी चीज़ें भी खेलों से बना सकते हैं। जैसे गुड़िया बना सकते हैं किसी भी चीज़ की, आपने देखा है फैब्रिक की जो डॉल होती है वो बनती है, कठपुतली पहले ऐसी बनती थी, ठीक है, पपेट शो जिसे आप कहते हैं, ठीक है, गुड्डा, गिल्ली डंडा, मतलब किसी भी स्टेम को, पेड़ की स्टेम से क्या बना सकते हैं, डंडा बना सकते हैं, जिससे वो गिल्ली डंडा जैसे गेम को खेल सकते हैं। तो इसमें क्या है, वो स्वतंत्र है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उसका सृजन करने के लिए और उसके द्वारा अपने मनोरंजन करने के लिए। फिर आता है संगठित खेल। ये खेल समूह में खेले जाने वाले होते हैं। बाल्यकाल से यह खेल बालकों में अत्यंत प्रचलित होते हैं। इन खेलों में ज़्यादातर मैदान में खेलने वाले खेल आते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, ठीक है, यानी जिसमें आप क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। उसकी बात हम इसमें करते हैं, ठीक है, कि ग्रुप में क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को खेल रहे हैं। जैसे क्रिकेट है जिसमें आपको कम से कम 2 3 4 व्यक्तियों की तो आवश्यकता है जो आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही खो खो जैसा गेम जो है, ठीक है, इसमें क्या है, आपको 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में चीज़ें खेलते हैं। तो ग्रुप में खेलने से क्या है, ये जो खेल है ये बाल्यकाल, जो जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन्हें टीम में वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो ये जो खेल है संगठित खेल इन्हें कहते हैं, जो क्या है,
समूह में खेले जाते हैं, ग्रुप में खेले जाते हैं, और ये बचपन में बच्चों को बहुत अधिक पसंद होते हैं, उन्हें प्रिय लगते हैं। तो ये थे हमारे सक्रिय खेल। फिर आते हैं हमारे मनोरंजक खेल। ठीक है, मनोरंजन खेल एवं असक्रिय खेल, ऐसे खेल जो जिनसे क्या हो रहा है, आपका मनोरंजन हो रहा है, आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है, साथ में ही हमें इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वे खेल जिनमें बालक कम से कम शारीरिक गतिविधियाँ करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ना के बराबर हों जिसमें, ठीक है, या कम से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, एन्जॉयमेंट गेम कह सकते हैं, आप इसे मनोरंजक गेम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बालक सुखद आनंद मतलब खुद को संतुष्ट करने के लिए खेलते हैं, जैसे टीवी को देखना है, कार्टून देखना, वीडियो गेम्स को खेलना है, जिसमें आपको फिजिकल जो कोई भी कार्य है वो नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, अपने मनोरंजन के लिए चीज़ों को करना है। संगीत को सुनना, म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, कहानी है, किसी कॉमिक को पढ़ना। अब तो बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन जब पहले का टाइम था, जब टीवी टेलीविज़न इतना नहीं था, तब बच्चे कॉमिक्स की बुक बहुत पढ़ते थे। ठीक है, तो प्रदर्शन करना या किसी चीज़ को देखना, जैसे डांस करना, सॉरी ये तो इसमें आ जाएगा ना सक्रिय में, तो किसी चीज़ का प्रदर्शन करना या किसी चीज़ को देखना, ये सभी क्या है, आपके असक्रिय खेल हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी का, फिजिकल एक्टिविटीज़ का उपयोग इसमें क्या होता है, ना के बराबर होता है, और इसे हम केवल अपने मनोरंजन के लिए खेल रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, असक्रिय खेल या मनोरंजक खेल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि खेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय होते हैं, एक असक्रिय होते हैं। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम उसे शुरू करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में। जो मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा है, ये क्या है, दोनों ही आवश्यक हैं। शिक्षा के इतिहास में एक समय था जब बच्चे की बुद्धि, रुचि और मानसिक स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। ठीक है, शिक्षा पूर्णतः अध्यापक केंद्रित थी, मतलब एक टाइम था जब हम बात करते थे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो है बच्चों को दी जाती थी, जिसमें टीचर के अनुसार हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, वो अपने अनुसार चीज़ें पढ़ाता। ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात होती थी पहले, लेकिन अब जो मनोवैज्ञानिकों ने इतनी स्टडी की है, इतना हमें बताया है कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, तो अब जो एजुकेशन है वो कैसी है, चाइल्ड सेंटर है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है डेवलप किया गया है। सिलेबस जो है उनकी किस उम्र में बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो बनाया जाता है। मतलब जो भी चीज़ की जाती है बच्चों को ध्यान में रख के की जाती है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन फ़िलहाल जो है वो बच्चों को दी जाती है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अन्य योग्यताओं के आधार पर को आधार मानकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। मतलब हमें जब भी हम किसी चीज़ का कोई पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं या आप सिलेबस तैयार कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बच्चों की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सम विकास करना है, मतलब हर एक चीज़ में उसका समान विकास हो, ये हमारी शिक्षा जो है वो होनी चाहिए। समान विकास उसका हर क्षेत्र में होना चाहिए। हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो एजुकेशन है, वो इस तरह से डेवलप की जानी चाहिए। यह यदि बालक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होंगे तो उनकी रुचि पढ़ाई में नहीं होगी तथा वह इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यानी जो भी चीज़ें हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ें उनके लिए डेवलप की जा रही हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उनकी रुचि होनी चाहिए। पढ़ाने का जो मेथड है आपका वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चा क्या है उसको एक भार के रूप में ना लेकर पढ़ाई को एक रुचि के रूप में लेकर पढ़ेगा, तो चीज़ें उसे आसानी से और लंबे समय तक याद रहेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या है, बच्चे की, क्योंकि मेंटल एबिलिटी पर देखिए फ़र्क डालती है, उसकी मानसिक जो स्थिति है उसको प्रभावित करेगी। इसलिए हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। बच्चों को ध्यान में रखकर जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण है वो किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को पढ़ाई जो है वो बोझ नहीं लगनी चाहिए, वो उसे एक इंटरेस्ट के माध्यम से एक रुचि की तरह सीखे, तो जो पढ़ाई है वो उसके लिए लाभकारी होगी। प्रजातांत्रिक देश में आत्म मानुभूति, मानवीय संबंध, आर्थिक कुशलता, नागरिक उत्तरदायित्व
जैसे उद्देश्यों की पूर्ति जब तक नहीं होती तब तक बच्चे की मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होते। यानी कोई भी चीज़ है जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसमें हमें हर एक जो इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ रहा है, जिस चीज़ का इफ़ेक्ट बच्चे को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो सोशल एनवायरनमेंट हो या सामाजिक चीज़ें बच्चे को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है, जो मानवीय आपके मोरल वैल्यूज़ जो होते हैं, अगर वो बच्चे को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब अफेक्ट तो हर चीज़ जाएगा। जो आपकी आर्थिक स्थिति है, ठीक है, हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो भी क्या करती है, बच्चे को प्रभावित करती है। इसलिए हमें क्या करना है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाना है ताकि बच्चे पे जो है वो डेवलप हो। तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें स्वतः आनी चाहिए, उन्हें सीखते हुए ये सारी चीज़ें सिखानी है। तो उनका जो मानसिक दृष्टिकोण है वो क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, उसे वो एक बोझ की तरह नहीं लेते। तो इस शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों के अंदर एक ऐसी आदतों को आपको डेवलप करना है जो वस्तुओं के प्रति उसके दृष्टिकोण को व्यक्त करे, चीज़ों के प्रति उनकी जो आत्मीयता है उसको संतुष्ट करे, ठीक है। एक सफिशिएंट उन्हें ये होना चाहिए कि हाँ, हमने जो सीखा है वो हमारे लिए लाभ पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए। और ये मानसिक शिक्षा के लिए हमारी बहुत ज़रूरी है, मतलब हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें हम सीख रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर, मानसिक कोई भी दबाव उन पर नहीं होना चाहिए कि प्रताड़ना जैसा। इसलिए जो मानसिक स्वास्थ्य है इसकी परिभाषाओं में अलग अलग विद्वानों ने कुछ बातें कही हैं। लाडेल के अनुसार संपूर्ण व्यक्ति की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब फिर जो मेंटल, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है, ठीक है, उस पर भी क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह का प्रभाव डालती है। तो हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कब संतुलित माना जाता है, जब वो फिजिकली और मेंटली बच्चा दोनों तरह से क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वो है क्या है, एक संतुलित वातावरण में रह रहा है। तो उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मानसिक रूप से भी वो क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही बच्चे के विकास में सहायता नहीं करती है। प्रोफेसर भाटिया के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों तथा अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजित है। जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट है, प्रोफेसर भाटिया ये कहते हैं, उनके द्वारा जो परिभाषा दी हुई है मानसिक स्वास्थ्य की, कि मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों तथा अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजित है। मतलब जो भी उसकी नीड है, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं और जो भी उसे अवसर मिलता है उनको वो किस प्रकार से एक साथ लेकर चलता है, ठीक है। एक बैलेंस अपनी नीड के में और अपनी इच्छाओं के बीच आप कह सकते हैं कि जो डेवलप करता है, ठीक है, उसी को हमारी मेंटल हेल्थ हम कहते हैं, ठीक है। आपकी जो नीड है और आपकी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, हमारी जो, क्योंकि इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती, और बेसिक नीड जो आपकी होती हैं ये क्या होती हैं, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हम जिनके साथ आप पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन जो इच्छाएं होती है वो आज या कल परसों ये क्या है, बदलती रहती हैं। तो इन दोनों के बीच में जो समान योजना हम बिठाएंगे, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस आप क्रिएट करेंगे वो क्या है, आपकी मेंटल, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल एबिलिटी, मेंटल हेल्थ कहलाता है, ठीक है। तो इसी को क्या है, हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषाएं आपको बताई हुई हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमें बताती हैं। फिर हम बात करेंगे स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण के बारे में कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से लक्षण आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो अपने व्यवसाय में अत्यधिक संतोष प्राप्त करना, कि जो भी काम वो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है, उनको संतुष्टि है, ठीक है, क्या है, वो उससे संतुष्ट है। तो जो भी काम वो कर रहे हैं वो काम वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उस काम में क्या है, उनकी रुचि है, उनका इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट होने पर हम क्या रहते हैं, अपने वर्क से, अपने कार्य से क्या रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने कार्य को, अपने पैशन को, जो चीज़ आपको करना पसंद है, कहते हैं ना, अपना पैशन को अपना काम बना लो। तो जो आपका पैशन है उसे ही अगर आप काम में
तब्दील कर लेते हैं तो वो क्या है, आपका इंटरेस्ट उसमें है, तो आपको क्या होता है, अपनी कार्य से संतुष्टि मिलती है कि जो आप अचीव करना चाहते थे वो आपने आज अचीव कर लिया है। तो फिर एक मेंटल जो आपकी हेल्थ होती है वो हमेशा अच्छी बनी रहती है। आपको इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, नई टेंशन आपको होती है कि मुझे क्या करना था, मैं किस फील्ड में आ गया, ये मेरे लिए नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो अपने व्यवसायिक कार्य से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश ज़रूर करें कि आपको किस चीज़ से संतुष्टि मिलती है, कौन सा कार्य करने में आपको प्रसन्नता मिलती है, वही काम आपने करना चाहिए और इसमें क्या है, आपको सक्सेस भी मिलती है, सफलता भी मिलती है। फिर ऐसा व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शीघ्र निर्णय लेता है, यानी अगर आप जो काम आप कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपको उससे कोई समस्या नहीं है, तो कोई भी डिसीजन जो आप लेने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं, वो क्या लेंगे, आप जल्दी ले पाएंगे, अच्छा ले पाएंगे, ठीक है, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए ले पाएंगे। तो ये जो है एक अच्छे स्वस्थ मानसिकता का उदाहरण है कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो जल्दी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यह सहनशील होते हैं और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता रहते हैं। जिनकी जो मेंटल हेल्थ अच्छी होती है उनको किसी प्रकार की समस्या से घबराना नहीं होता है, ठीक है, कि उनकी जो वो क्या करते हैं, अपनी सभी चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। तो जो उनके अंदर सहनशीलता होती है, आप ये कहेंगे कि चीज़ों को जो स्वीकारने की, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उनके साथ जुड़ने की, उनके अंदर क्या है, मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सहनशील होते हैं, जीवन में आने वाली जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किसी बात के तनाव में नहीं आते और इनसे जल्दी ही, इन प्रॉब्लम से क्या करेंगे, खुद को जल्दी ही बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्षमता इनके अंदर क्यों है, क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा है, तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से वो कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, मेंटली आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं, मेंटली आपको किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव नहीं है, तो ये क्या है, आपके स्वस्थ व्यक्ति होने में जितने भी उद्देश्य आपने, जो भी एम आपने अपने लिए बनाए हैं, जो उद्देश्य आप अपने लिए बनाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं, उनको क्या करते हैं, आप आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, बहुत जल्दी क्या कर लेंगे, उनको अचीव कर लेंगे। तो ये एक अच्छी मेंटल हेल्थ का उदाहरण है कि जो एम हमने डिसाइड किया है वो तभी पूरे हो सकते हैं जब हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, हमें किसी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होगा, तो चीज़ें क्या है आराम से और शीघ्रतापूर्वक होती हैं। मानसिक रूप से किसी से स्वस्थ व्यक्ति वातावरण से भली भांति समायोजन कर लेता है, वह अपने आसपास के वातावरण के अनुरूप बना लेता है और उसी के अनुरूप अपने आप को बदल लेता है। यानी जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो अपने वातावरण के अनुसार क्या है, एक बैलेंस क्रिएट कर लेता है, ठीक है, एक दोनों के बीच में क्या करता है, बैलेंस क्रिएट कर लेता है। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य में और आपका जो वातावरण है उन दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, एक समायोजन बिठाएगा। वह अपने वातावरण के अनुरूप अपने आप को क्या करेगा, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, क्योंकि वो क्या है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा है, इसलिए वो क्या करता है, अपने आप को उसके अनुरूप बदल लेता है, ठीक है। और अगर आपको इस बदलाव से जो है संतुष्टि नहीं मिलती है, तो आपकी जो मानसिक हेल्थ है वो क्या रहेगी, अफेक्ट होगी, आपको मानसिक तनाव बना रहेगा, एंजाइटी, बेचैनी आपको महसूस होगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि हमारा जो मानसिक तनाव है उसे दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, एक समायोजन होना चाहिए अपने वातावरण के अनुसार, यानी जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उसके साथ क्या करना है, हमें एक बैलेंस क्रिएट करते हुए चलना है ताकि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बना रहे। फिर नेक्स्ट है, वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करता है, उसके व्यवहार में संवेदनात्मक स्थिरता और परिपक्वता होती है। मतलब कि जो व्यक्ति है जो मेंटली मैच्योर होगा, जो व्यक्ति मानसिक रूप से क्या होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, उसकी मेंटल हेल्थ जो है बहुत अच्छी होगी, वो क्या होते हैं, अपने इमोशंस पे उनका कंट्रोल होता है, अपनी भावनाओं पर क्या होता है, उनका कंट्रोल होता है, इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और उनका जो व्यवहार है वो कैसा होता है, स्थिर होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कॉन्स्टेंट फीलिंग
होते हैं उनके अंदर, कि स्थिरता का वातावरण है, मैच्योरिटी आपको उसमें उनमें देखने को मिलेगी, परिपक्व होते हैं वो अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो एक अच्छे स्वास्थ्य, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का ये आपको एक उदाहरण है कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है अगर वो अच्छा है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है, किसी प्रकार का तनाव आपके आसपास नहीं है, किसी प्रकार की चिंता आपके पास नहीं है, तो आप क्या है चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। और एनजाइटी जैसी, बेचैनी जैसी चीज़ आपको नहीं होती। इमोशनली क्या होते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। आपके व्यवहार में एक स्थिरता होती है, कोई कुछ भी कहे हमें उसके प्रति उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है। और मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, और ये पता है कौन सी चीज़ उनके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ उनके लिए किस लेवल तक खराब है, इस चीज़ का ज्ञान उन्हें होता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति की आकांक्षाएं उच्च स्तर की होती हैं, मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो विशेज़ हैं, वो कहते हैं हाई लेवल जो होता है उसकी होती हैं, कि हम अपने माइंड को एक बहुत अच्छे लेवल तक डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो चीज़ें हैं उनको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो हमें इसमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आपकी जो इच्छाएं होती हैं, आपकी जो आकांक्षाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, हाई लेवल की होती है, उच्च स्तर की होती है, और इसको प्राप्त करने के लिए आप हार्ड वर्क करते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ आपको सपोर्ट करती हैं। फिर नेक्स्ट है, ये व्यक्ति जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखते हैं, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होता है हमारा इन चीज़ों के प्रति। यदि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो हम चीज़ों को हर तरह क्या पॉजिटिव, मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी होनी है जो आपके अकॉर्डिंग होनी थी, नहीं भी होगी तो भी हम उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे, सकारात्मक चीज़ों के साथ उसको काउंट करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, आपके दृष्टिकोण को बदलती हैं। जो सकारात्मकता है ये आपके जीवन के स्तर को अच्छा बनाती है, पॉजिटिविटी आपके पास होती है, तो जो आपका दृष्टिकोण है वो क्या है, स्वस्थ बना रहता है। फिर अगली है, ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग होता है, ठीक है, कि आपको अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है फिजिकली, ठीक है, या सोशली कोई आपको परेशान कर रहा है, सामाजिक कोई कारण है जो आपको परेशान कर रहा है, तो हेल्थ के प्रति हम क्या हैं, बहुत ज़्यादा अपने सचेत हैं, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के प्रति सचेत होते हैं, एक्टिव होते हैं, आप ये कह सकते हैं हेल्थ के प्रति। और किसी भी समस्या का जो समाधान है उसको शीघ्र ही शीघ्र क्या करेंगे, ठीक करने की का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आपको किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट नहीं करेगी, आप अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या रहता है, सजग रहता है। तो ये कुछ अच्छे लक्षण हैं। अगर आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा है तो आप अपनी चीज़ों से संतुष्ट रहते हैं, आपको कभी एंग्जाइटी नहीं होगी, ठीक है, बेचैनी नहीं होगी, आप हर चीज़ के लिए अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, सहनशील होते हैं, जो उनका स्वास्थ्य है उसका उद्देश्य की पूर्ति होती है, मतलब आप जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं आप उनको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, आपका जो वातावरण है उसके साथ एक बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं, ठीक है। अपने आप पर नियंत्रण आपका होता है, आपका जो व्यवहार है वो कैसा होता है, सेंसिटिव होता है, ठीक है, और मैच्योरिटी आप में होती है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो क्या है, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों को दर्शाती हैं। नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर घर का या विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, उस पर आपके घर का और आपके विद्यालय दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोनों के ही साथ आप लंबे समय तक समय व्यतीत करते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी जो परिस्थिति है, उनका जो एनवायरनमेंट है वो क्या करते हैं, आपके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उच्च आदर्श प्राय माता पिता बालकों के व्यक्तित्व भिन्नता का विचार किए बिना ही बच्चों के लिए ऊंचे आदर्शों का निर्माण कर लेते हैं। बच्चे जब उन आदर्शों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तब मानसिक असमायोजन की वृद्धि होती है। मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया, पहले से ही ये डिसाइड कर लिया कि हमारा जो बच्चा है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि वो ऐसा करे। ये क्या हो जाती है, थिंकिंग हो जाती है माता पिता की, वो पहले से ही क्या कर लेते हैं,
आपके लिए एक लाइन सेट कर लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पहले से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया खुद से ही कि हमारा जो बच्चा है वो इस प्रकार का व्यक्तित्व का निर्माण करेगा या इस प्रकार का व्यक्ति वो बनने, ये वो क्या कर लेते हैं, अपने मन में पहले से विचारधारा बना लेते हैं। ठीक है, तो उनकी जो विचारधारा है ये क्या करती है, क्योंकि हमने बच्चे के कैपेबिलिटी को, उसकी जो इंटरेस्ट है, उसका जो रुचि है, उसको पहले जाना ही नहीं, उससे पहले ही हमने क्या कर लिया, उसके लिए कुछ धारणाएं बना ली कि जो व्यक्ति है उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। तो ऐसी धारणा बनाने से क्या होता है, ये बच्चे के ऊपर एक मानसिक दबाव उत्पन्न करता है कि बच्चे को जिस काम को करने में नहीं भी इंटरेस्ट है वो उसे कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि माता पिता का उस पर दबाव है, प्रेशर है। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर एक बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं वो पूछना बंद कर देते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद हम कहिए कि वो चुप से हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें उनसे पहले ही ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन बनाकर नहीं रखनी है जब तक कि हम उनके पूरे मन विचार को जान नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी भी एक चीज़ को करने के लिए आप अपने बच्चों को फोर्स ना करें। और ये क्या करता है, उनके अंदर एक मेंटल, आप ये करें, डिसबैलेंस बनाता है। ठीक है, अनबैलेंस करता है उनकी मानसिक स्थिति को, वो समायोजन नहीं बना पाते हैं चीज़ों को किस तरह लेकर चले। तो ये क्या है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो कुछ इसी से रिलेटेड बातें आपको बताई हुई हैं घरेलू प्रभाव में। तो घरेलू प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर घर का प्रभाव पड़ता है। मतलब हम सबको पता है कि आपकी जो घर है, हमारा जो अब वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी फैमिली है, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे फ्रेंड्स, हर चीज़ का प्रभाव क्या कर पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है। आपकी हेल्थ पर पड़ता है, आपकी ग्रोथ पर पड़ता है, आपके डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो घर पर ही उसका विकास होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वो होता किनके बीच है, अपनी फैमिली के बीच में होता है सबसे पहले। ठीक है, और फैमिली में उसके पास जो भी लोग हैं वही क्या है, उसका वातावरण है, वही क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो घर वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, माता पिता, यानी आपके जो पेरेंट्स हैं वो सबसे पहले आपकी फैमिली में आते हैं, जिससे आप सबसे ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। जिन घरों में माता पिता का व्यवहार बालकों के प्रति अच्छा नहीं होता, ठीक है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो माता पिता होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं। ठीक है, गुस्सैल होते हैं, आप ये कह सकते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उनका व्यवहार क्या रहता है कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक लिमिट वो बना देते हैं, लिमिटेशंस क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा होता है ऐसा ही होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा वातावरण अगर उन्हें मिलता है तो उनकी जो मानसिकता है, उनके जो मेंटल हेल्थ है, उस पर क्या पड़ता है, एक बुरा प्रभाव पड़ता है। जो ग्रोथ बच्चे की होनी चाहिए, जो वे ऑफ इंटरेस्ट की तरफ उसे जाना चाहिए, वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, उसकी मेंटल हेल्थ को, उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। तो इसमें क्या बन जाता है, एक इनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। ऐसे परिवारों में बालकों को अवहेलना का सामना करना पड़ता है। मतलब वो हर चीज़ के लिए क्या है, डिसएग्री रहते हैं कि हमें ये नहीं करना, हमें, क्योंकि उनको उस चीज़ में रुचि नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपकी जितने भी जो भी बात आप उससे करेंगे उसको क्या करेंगे, मना करेंगे, उसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो ऐसा वातावरण उनके साथ क्रिएट ना करें। ये एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है कि हर एक व्यक्ति क्या है, अपने इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ जन्म लेता है पूरी दुनिया में। ठीक है, हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम सभी में होते हैं। आपका जो व्यवहार है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से कभी नहीं मिला है, ना ही कभी मिल सकता है। तो हर व्यक्ति का क्या होता है, अपना वे ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अपनी एक रुचि होती है चीज़ों को करने में। हो सकता है आपको पेंटिंग करना पसंद हो, ठीक है, आपकी ही फैमिली में आपके भाई बहन हैं, उनको पेंटिंग नहीं पसंद हो, तो ये आपका वे ऑफ इंटरेस्ट है। इस चीज़ को आपको दूसरों पर ज़बरदस्ती लागू करना क्या है, गलत है। ये क्या करेगा, उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर डालेगा, जो कि उनके मानसिक विकास के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवारों में तनाव। भारतीय परिवारों में केवल माता पिता और बच्चे ही नहीं होते, बल्कि दादा दादी, ताऊ, मतलब हमारी जो भी फैमिली में मेंबर्स होते हैं, चाचा चाची,
अनेक प्रकार के सदस्य सब होते हैं जिनका बच्चों के साथ विभिन्न स्तरों पर बर्ताव होता है। मतलब कुछ आपसे ज़्यादा क्लोजली होंगे, कुछ आपसे थोड़े दूर होंगे, कुछ स्ट्रिक्ट होंगे, कुछ आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे। ठीक है, तो सभी का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे के मस्तिष्क पर एक बुरा प्रभाव डालती है। अगर सभी एक ही तरह के हैं या सभी का जो व्यवहार है वो बच्चे के प्रति अच्छा नहीं है, तो ये क्या करेगा, उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा, बच्चे को तनाव में लेकर आएगा। ठीक है, तो आपके फैमिली का एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को किस तरह की चीज़ें हमें सिखानी है, किस तरह का आप उन्हें आचरण देना चाहते हैं, किस तरह का आप उन्हें व्यवहार देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप उसे खुद अपनाइए, क्योंकि जो चीज़ें आप खुद कर सकते हैं वही हम दूसरों को करने के लिए कहें तभी अच्छा होता है, क्योंकि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो जो आचरण आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने व्यवहार में लेकर आएँ, उस आचरण को आप भी अपने अंदर सम्मिलित करें। और किसी भी चीज़ को दूसरों पर थोपना नहीं है। ठीक है, बच्चे का एक वेव इंटरेस्ट होता है चीज़ों को लेने का, सीखने का। तो तरीके अलग हो सकते हैं चीज़ों को सिखाने के। वो है कि आपको उनके बारे में कितना पता है, कितनी आपने उन्हें जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती डिपेंड करती है। तो मानसिक तनाव से अपने बच्चों को दूर रखने के लिए इस प्रकार का जो वातावरण है उसे ना बनने दें, ना क्रिएट होने दें, जिससे क्या है परिवार के अंदर तनाव और बच्चे के मस्तिष्क पर क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर अगली है घर का अनुशासन, डिसिप्लिन। बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो डिसिप्लिन है वो बहुत मस्त होता है। ठीक है, और घर के अनुशासन का बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में निरक्षरता के कारण अनुशासन का कोई स्तर नहीं है। मतलब हमारे यहाँ डिसिप्लिन, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम इस चीज़ में काउंट कर लेते हैं, जबकि डिसिप्लिन की एक अपनी एक मर्यादा होती है, एक अनुशासन का अपना एक दायरा होता है। तो कहीं भी बच्चे जो हैं वो स्वतंत्र वातावरण में पूर्णतः जो है वो स्वतंत्र नहीं रह पाते। बच्चों को जरा सी भी गलती के लिए सजा दी जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चे हैं और ये जो उनका बचपन है वो बार बार नहीं आएगा। और ये एज है उनकी चीज़ों को सीखने की, उनको गलतियाँ करने की। तो हमें इस चीज़ में उनको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें चीज़ें सिखानी चाहिए, गलत चीज़ों के लिए उन्हें गाइडेंस देनी चाहिए कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। तो वो डिसिप्लिन एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ज़बरदस्ती जो डिसिप्लिन रूल के नाम पे लागू की जाती है कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ये रूल है हमारे घर का, तो इस प्रकार से अनुशासन अगर आप उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये व्यर्थ है। वो आपकी बात अभी तो भय की वजह से शायद मान रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो आपका विरोध करेंगे एक टाइम के बाद। तो जो अनएजुकेटेड, आप ये कह सकते हैं जो अनपढ़ लोग हैं, वो क्या है एक स्तर बना लेते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी हैं जो ये सोच लेते हैं कि मेरा ज़माना तो ऐसे था तो ऐसा ही होना चाहिए। मतलब उनका जो टाइम था कि स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने हर चीज़ के लिए, तो ऐसा ही मैं अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करके रखूँगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को पूर्णतः स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप उन्हें फ्रीडम देंगे, उनके माइंड की जो डेवलपमेंट है वो उतनी अच्छी होती है, उतने ही वो क्या होते हैं, क्रिएटिव होंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि क्रिएटिव होंगे और अपनी चीज़ों को, जैसे बहुत सारे फैमिलीज़ होते हैं उनके बच्चों को इंटरेस्ट है डांस में। ठीक है, वो डांसर बनना चाहते हैं, कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली में उनके माता पिता या उनके पिता क्या कहेंगे, नहीं ये काम जो अच्छा नहीं है, ये लड़के नहीं कर सकते ऐसे। तो ऐसी भावनाएं आपके मन में नहीं आनी चाहिए। सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, बस डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से विचारते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सोच पर, आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं कि किस तरह के वातावरण में आपकी परवरिश हुई है, और अब जो बच्चे हैं उनकी परवरिश आप किस तरह के वातावरण में कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इसलिए हर किसी का जो इंटरेस्ट है, हर किसी की जो दिलचस्पी है अलग अलग चीज़ों में, किसी को खेल खेलना बहुत पसंद होगा, किसी को पढ़ना बहुत पसंद होगा, तो अलग अलग चीज़ों में सभी का इंटरेस्ट होता है। इसलिए बच्चों के ऊपर इस प्रकार की जो आप ये कह रहे हैं कि अनुशासन है उसे थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्हें पूरी फ्रीडम के साथ उनकी लाइफ को
जीने देना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उनको कुछ सिखाना नहीं है, लेकिन एक तरीके से, एक एक वे है आपका चीज़ों को उन्हें सिखाने का, उनको अच्छी गाइडेंस देने का, जो उनको सही वे में लेके जाएगा, एक ऐसी डायरेक्शन में जहाँ से वो अपने एम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मेंटल मतलब उसके ऊपर मानसिक दबाव नहीं डालना है हमें, ये बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बच्चे करें तो उन्हें करने देना चाहिए, वो नहीं, लेकिन हर एक चीज़ को करने का या करवाने का क्या होता है, एक वे होता है, तरीका होता है, उस चीज़ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अध्यापक का व्यवहार। क्योंकि एक लंबा समय जो बच्चे हैं उस स्कूल में व्यतीत करते हैं, तो आपके जो अध्यापक हैं उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, ये आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव डालता है। अध्यापक का स्थान विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपकी कैरेक्टर का निर्माण करता है। आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें आप उनसे सीख कर आते हैं, आप उन्हें अपना रोल मॉडल भी बना लेते हैं। ठीक है, कि आपने उन्हें क्या बना लिया, आइडियल बना लिया अपना, कि मुझे इनके जैसा बनना है। ठीक है, एक आपने रोल मॉडल के रूप में उनको ले लिया। उनका व्यक्तित्व बच्चे के व्यक्तित्व को निरंतर प्रभावित करता है, मतलब उनकी जितनी भी आप ये कहेंगी उनकी आदतें हैं, उनका वे ऑफ स्टाइल है, उनका लिविंग, उनकी बोलने का तरीका, हर एक चीज़ क्या करती है, बच्चे को प्रभावित करती है। यदि अध्यापक का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, यानी बच्चे को अगर लगता है कहीं भी कि कोई भी एक टीचर या उस अध्यापक क्या करता है, उसके साथ पार्शलिटी कर रहा है, तो ये क्या करेगी, उसको उसकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करेगी। सामान्य रूप से बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता है, या बच्चों को अत्यधिक दंड देता है। मतलब टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग तरह की मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं बच्चों को भयभीत करने के लिए। तो ऐसा जो व्यवहार है अध्यापक का बच्चे के प्रति, वो उसकी मानसिक स्वास्थ्य को क्या करता है, ख़राब करता है। निरंतर बच्चे भय में बने रहते हैं। ठीक है, और उन्हें देखकर बच्चों के मन में एक अलग ही भय उत्पन्न होता है, तो ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए। फिर है विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। विद्यालय के वातावरण का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ता है, कि हमारे स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो क्या कर रहा है, आपको बहुत अत्यधिक प्रभावित करता है। यही विद्यालय के छात्र सुरक्षा अनुभव नहीं करते, तो मस्तिष्क में निरंतर चिंता बनी रहती है। मतलब अगर आपको किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी फील होती है, या किसी से आपको भय लगता है, डर लगता है, ठीक है, या किसी टीचर से आपको डर लगता है, या वहाँ के एनवायरनमेंट से आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, अच्छा नहीं लगता है, तो ये क्या है, अच्छा वातावरण आपके लिए नहीं है। आपकी मानसिक स्थिति को क्या बनाएगा, ये एक भय उसके अंदर उत्पन्न करेगा। आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी, डर बना रहेगा, तो ये उसके मानसिक जो डेवलपमेंट है उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। वो अपनी बातें लोगों को खुल के नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। बच्चे को एक सिक्योरिटी फील होनी चाहिए, उसे सुरक्षित महसूस हमें कराना है, तो विद्यालय का वातावरण भी ऐसा ही होना चाहिए कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो विद्यालय की होती है बच्चे की। तो वहाँ पर भय या फिर चिंता का वातावरण बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए, जिससे क्या है, क्योंकि वो वहाँ पर नई नई चीज़ों को सीखने आया है, कुछ नया करने के लिए आया है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आया है। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अच्छी बात यह है कि उसका जो मानसिक तनाव है वो ना हो। ठीक है, चिंता उसके मन में ना हो, भय उसके मन में ना हो, तो ऐसा वातावरण हमें उन्हें देना है। फिर अगली बात होती है अभिव्यक्ति के अवसर न देना। ठीक है, जिन छात्र विद्यालयों में छात्रों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, यानी उनके जो, आप ये कहें कि उनकी जो थिंकिंग क्या है, उनके जो विचार हैं, उनसे आप अगर बच्चों से कभी अवगत नहीं होते हैं, बच्चे क्या कहना चाहते हैं, उन्हें किस तरह की चीज़ों से सुरक्षा फील नहीं होती है, इनसिक्योरिटी महसूस होती है, ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं, यदि छात्र भय के कारण अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और उनकी इच्छाओं का दमन हो रहा है, तो वो उनकी मानसिक स्थिति पर क्या डालता है, एक प्रभाव डालता है। ठीक है, कि मान लीजिए बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो आपसे इतना डरता है, ठीक है, कि वो आपको अपने मन की बात क्या है बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, जो डर उसके मन में है, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति आपकी नहीं होनी चाहिए, या फिर विद्यालय की नहीं होनी चाहिए, कि बच्चा जो है अपने विचारों को प्रकट करने से भी क्या हो, भयभीत हो। ठीक है, उसकी इच्छाओं का दमन हो, मतलब जो भी चीज़ें वो आपको बताना चाहता है या कुछ करना चाहता है, किस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो भय के कारण कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो वातावरण है वो नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये उसके अभिव्यक्ति पर क्या करेगा, एक बुरा प्रभाव डालेगा, उसकी मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, तो
ऐसे वातावरण को क्रिएट ना होने दें, ना बनने दें। आपका बच्चों के साथ जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि वो हर एक बात आपके साथ शेयर करें, आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। और अगर आप एक अच्छे टीचर, एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये आपके अंदर कौशल होना चाहिए कि हमें हर एक बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कि बच्चे को यदि भय लगता है तो किससे लग रहा है और क्यों लग रहा है। ठीक है, क्योंकि स्कूल का और फैमिली का इसमें एक बड़ा रोल होता है बच्चे की अभिव्यक्ति के निर्माण में। तो इन दोनों ही चीज़ों में अगर बच्चा किसी एक चीज़ से भी बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है, तो वो उसकी मानसिकता को क्या करेगा, बहुत प्रभावित करेगा। उसकी मानसिकता जो है वो अफेक्ट होगी, और ये उसके विकास के लिए जो है अच्छा नहीं है। हो सकता है वो बच्चा किसी चीज़ में अगर बहुत अच्छा कर सकता है तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेंटली क्या है, परेशान है, ठीक है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है, तो उसका मन जो है उस कार्य को करने में नहीं लगेगा। और यही हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे उदाहरण अगर आप एक बात करें कि मान लीजिए आपके एक हाथ में कोई कांटा लगा है, ठीक है, और उस कांटे के लगने की वजह से क्या हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, पेन हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा। और आपको सामने टीचर क्या कर रहा है, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ा रहा है, ठीक है, और हमारा ध्यान कहाँ है, इस पेन पर है। ठीक है, और क्योंकि हमारा ध्यान इस पर है, क्योंकि हमें क्या है कि निरंतर इससे क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो हमारा सारा कंसंट्रेशन इस पर रहेगा, ना कि जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर। तो ये चीज़ क्या है, आपकी मेंटली चीज़ों को क्या कर रही है, मानसिक रूप से आपको प्रभावित कर रही है। और अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो कोई कुछ भी बताए उसकी तरफ आपका ध्यान कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको जब चीज़ें सीखनी है तो आपका माइंड क्या होना चाहिए, फ्री ऑफ टेंशन होना चाहिए। ठीक है, आप तभी आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कंसंट्रेशन के साथ सीख सकते हैं। तो इसलिए आपकी अभिव्यक्ति पर ऐसे बुरे प्रभाव ना पड़े। आपका जो एनवायरनमेंट है घर का भी और आपके विद्यालय का भी क्या होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण आपके पास होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को जो है अच्छी तरह से बच्चों को सिखा सकें, उन्हें बता सकें, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको डेवलप कर सकें। ठीक है, ये इन बातों का ध्यान हमें रखना है किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में। कि यद्यपि बच्चा किसी चीज़ को सीखने में असक्षम है तो उसके पीछे क्या कारण है, वो किसी चीज़ से परेशान तो नहीं है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, सामाजिक जो कारण है वो भी उस पर क्या करते हैं, बहुत प्रभाव डालते हैं। कि आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है अगर वो अच्छा नहीं है तो वो भी आपको क्या करते हैं, मेंटली आपको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इन चीज़ों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है।